हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वानी कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 2 सामाजिक अध्ययन के लिए एनसीईआरटी का अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। हम लोग क्लास 8 की ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग क्लास 7 और 6 की ज्योग्राफी प्लस क्लास 6 की पॉलिटी डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये क्लास 8 की ज्योग्राफी का सेकेंड लास्ट चैप्टर है, जिसका टाइटल है उद्योग। इसके लास्ट चैप्टर का टाइटल था कृषि यानी एग्रीकल्चर। तो आज हमें इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है कि इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होती हैं और किस किस बेस पर होती हैं। भारत में पहली इंडस्ट्री कहाँ पे डेवलप हुई थी, ये सब कुछ भी हमें इसमें पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पहले इंट्रोडक्शन से समझाया गया है कि आप जो ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आपकी नोटबुक वगैरह, ये कैसे कैसे डेवलप होके ट्रीज से शुरुआत होती है। इसकी पेड़ को काटा जाता है, लुंगदी बनाई जाती है, फिर कास्ट को लुंगदी में परिवर्तित करके इसके रासायनिक द्रव्य इसमें मिलते हैं, फिर मशीनों के द्वारा इसे कागज में बदला जाता है, फिर कागज प्रेस में छापा जाता है और रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है और फिर ये पुस्तिका के रूप में बंद कर या पैक करके बिक्री के लिए बाजार में पहुंचती है। तो यहाँ पे प्रोसेस समझाया गया है। अब इस प्रोसेस को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हम इसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्रियाकलाप, जिसको हम विनिर्माण क्रियाकलाप भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। तो फ्रेंड्स, कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो द्वितीयक क्रियाकलाप क्या होता है? द्वितीयक क्रियाकलाप वो प्रोसेस होता है जिसमें कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि कागज की लकड़ी से अभ्यास पुस्तिका बन गई और ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरण को प्रदर्शित करते हैं। तो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से होता है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। तो उद्योग किस किस से संबंधित है? वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, जबकि कोयला खनन उद्योग से संबंधित है। और जो पर्यटन है, जो आपका अलग अलग स्थानों पर घूमने की कला है, ये किससे? ये सर्विस सेक्टर से संबंधित उद्योग है। यहाँ पे आपको तीनों तरह के उद्योग समझाए गए हैं। अब कपास के खेत से अपने घर तक कमीज की यात्रा का पता कीजिए। कमीज की यात्रा हम लोग पॉलिटी में पढ़ चुके हैं शायद, या फिर क्लास 6 की ज्योग्राफी में ही पढ़ी थी हमने ये, कैसे कि कपास जो है निर्मित होकर एक शर्ट के रूप में आप तक पहुंचती है। अब हम यहाँ पे उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे कि कच्चे माल, आकार और स्वामित्व, 3 बेसिस पे हमने यहाँ पे उद्योगों का वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले कच्चे माल के उपयोग के आधार पर 4 प्रकार के जो उद्योग हैं, 4 प्रकार की जो इंडस्ट्री है वो होती है। इनमें पहली इंडस्ट्री है कृषि आधारित, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। दूसरी होती है खनिज आधारित, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तीसरी होती है समुद्र आधारित, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। और चौथी होती है वन आधारित, जो कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती है। अब एक एक करके इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो जो कृषि आधारित उद्योग है, ये मूल रूप से जो कच्चा माल है इनका, ये वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। इनमें हमारे खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग, ये क्या है? ये कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि आपसे सीटेट में क्वेश्चन ही इसी तरह का फॉर्म होता है। अब खनिज आधारित उद्योग ऐसे प्राथमिक उद्योग है, ध्यान दीजिएगा कि ये प्राथमिक क्रिया का भाग है, सेकेंडरी का नहीं है। ऐसे प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, क्योंकि खनिज हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उत्पादों का पोषण करते हैं, यानी कि जो ये उत्पाद होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या करते हैं? ये अन्य उद्योगों को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे हम लोहे को भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री और रेल के डिब्बे बनाने में क्या करते हैं? कच्चे माल के रूप में लोहे का उपयोग करते हैं। थर्ड आ जाते हैं हमारे समुद्र आधारित उद्योग। तो समुद्र आधारित जो उद्योग होते हैं, ये सागरों और महासागरों से
प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण, ये दोनों आपको याद रखने हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और मत्स्य तेल, ये समुद्र आधारित उद्योग है। इसी के साथ वन आधारित उद्योग, जो वनों से प्राप्त उत्पाद कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे कि लुगदी, कागज, औषध रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे शायद आपको एक चीज दी गई थी, नहीं वो नीचे है, प्रधानमंत्री जो कौशल योजना है उसके बारे में। लेकिन अब हम यहाँ पे आकार के बारे में देखते हैं। तो आकार के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं। देखिए आपने देख लिया कि किसके आधार पर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कच्चे माल के आधार पे। कच्चे माल के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं और आकार के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। अब आकार से क्या तात्पर्य है? आकार से तात्पर्य है आपकी जो इन्वेस्ट की गई, जो निवेश की गई आपकी पूंजी है, कैपिटल है, उसकी राशि कितनी है और उसमें नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, इन तीनों पॉइंट्स को याद रखना है कि उद्योग का आकार किससे डिसाइड होता है? निवेश की गई पूंजी की राशि से, नियोजित लोगों की संख्या से और उत्पादन की मात्रा से, कि कितना प्रोडक्शन आप कर रहे हैं। तो ये 3 फैक्टर्स इसमें वर्क करते हैं। और आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, लघु आकार के उद्योग और वृहत आकार के उद्योग। अब जो लघु आकार के उद्योग है, इनमें हम कुटीर या घरेलू उद्योगों को शामिल करते हैं, जिसमें कि दस्तकारों द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे कि टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने के उद्योग, जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। जबकि बड़े पैमाने के उद्योगों में जो है वो पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, जो प्रयुक्त टेक्नोलॉजी है, ये हाई स्टैंडर्ड की होती है। जैसे कि रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग है, लेकिन ऑटोमोबाइल, भारी मशीनों का उत्पादन, ये सब क्या है? ये सब बड़े पैमाने के उद्योग है, क्योंकि इनकी जो व्यवस्था है वो एक वृहत आकार पर होती है। अब यहाँ पे देखिए, खाद्य प्रक्रमण, जिसको कि हम लघु उद्योग कहते हैं, यहाँ पे मखाने का खाद्य प्रक्रमण आपको दिखाया गया है। और रेशम बुनाई, ये भी जो है लघु पैमाने के उद्योग हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है। स्वामित्व, अब स्वामित्व के आधार पर भी उद्योग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक निजी, दूसरे जो सार्वजनिक क्षेत्र के होते हैं, और तीसरे होते हैं संयुक्त क्षेत्र, यानी दोनों को मिलाकर संयुक्त क्षेत्र, जिनको हम कहते हैं सहकारी क्षेत्र। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 2 प्रकार के मोस्ट ऑफ यू ऑल जानते होंगे, लेकिन जो तीसरा प्रकार है ये शायद आपने कम ही सुना हो। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि स्वामित्व के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, निजी, प्राइवेट, सार्वजनिक जो गवर्नमेंट के होते हैं, और संयुक्त जो दोनों के सहयोग से बनते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व या संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या फिर व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, जिसमें कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसी तरह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम शेल कहते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, और इसका HAL है। ये दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं भारत की। इसी तरह से संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व संचालन राज्यों तथा व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सुधा डायरी वाला ऑलरेडी पूछा जा चुका है आपसे, किसमें? एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको संयुक्त क्षेत्र के बारे में पता चल गया, कौन सा है? मारुति उद्योग लिमिटेड। और इसमें क्या होता है? इसमें स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। इसी तरह से सहकारी क्षेत्र के उद्योग, तो सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों या कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो कच्चा माल उत्पादक होते हैं वही इन सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का संचालन करते हैं, जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन और
आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो इनको डिफाइन किया है, इसमें इनको 4 भागों में बांट दिया है। और यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी वैसे तो इन्होंने 4 भागों में ही बांटा हुआ है, लेकिन हम मोस्ट ऑफ टाइम 3 में ही इनको पढ़ते हैं, क्योंकि सहकारी क्षेत्र को हम संयुक्त क्षेत्र में ही शामिल कर लेते हैं। अब सहकारी क्षेत्र का जो इम्पोर्टेंस है वो वर्तमान में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट टॉपिक बताया गया है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो उद्योगों की जो अवस्थिति है इसको प्रभावित करता है सबसे पहले कच्चा माल, कि आपको कच्चे माल की अवेलेबिलिटी कितनी जल्दी हो पाएगी और कैसे हो पाएगी। दूसरा, वहाँ पे आपको लेबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आपके पास कैपिटल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप कैपिटल को कैसे अरेंज करेंगे, लोन लेंगे या फिर कुछ और आइडियाज़ लगाएंगे। फिर आपके पास मार्केट कितना बड़ा है, जो प्रोडक्ट आप उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए आपका जो मार्केट है वो कितना बड़ा है, कितने पास है, और मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। फिर वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के उत्पादन के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करवा पाते हैं या नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, भूमि। आप जो उद्योग शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए कितनी भूमि चाहिए, कैसी भूमि चाहिए, और उसका एक्सेस आपको हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। फिर परिवहन, जिसके द्वारा आप अपने प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएंगे, और संचार यानी कम्युनिकेशन। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या फिर ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार क्या करती है कि कम दाम पर आपको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करा देगी, कम परिवहन लागत पर, और अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सकें। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों के विकास में वृद्धि होती है। अब औद्योगिक तंत्र, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि औद्योगिक तंत्र में 3 जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो वर्क करते हैं, जिनमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, फिर उसमें जो प्रकर्म है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोसेस है, और उसके बाद जो निर्गत, जो प्रोडक्ट निकल के आता है, ये सब शामिल हैं। अब निवेश में हम किस किस को शामिल करते हैं, तो निवेश में हम कच्चे माल का निवेश करते हैं, हम लेबर यानी श्रम का निवेश करते हैं, हम भूमि की लागत का निवेश करते हैं, हम जल की उपलब्धता का निवेश करते हैं, परिवहन का निवेश करते हैं, क्योंकि आप लोग परिवहन पे जो आपके सामान को इधर से उधर लेके जाएगा उस पर इन्वेस्ट करते हैं, तभी आपका सामान जो है वो मार्केट तक पहुंच पाता है। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोवाइड की है वो भी आपके इन्वेस्टमेंट का ही एक प्रकार है। इसके बाद आता है आपका प्रकर्म यानी मैन्युफैक्चरिंग, और इसमें कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं, जिसमें कि कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित किया जाता है। अब ये वैरी करता है आपके उद्योग पे, आपके इंडस्ट्री पे, कि किस तरह की इंडस्ट्री आप चला रहे हैं। और निर्गत यानी आपका जो प्रोडक्ट है ये क्या है, ये अंतिम उत्पाद और उससे अर्जित आय को इसमें शामिल किए जाते हैं। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में जो कपास है, मानव श्रम है, कारखाना है, और जो परिवहन है, ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो ओटाई आप कपास की करते हैं, उसकी कटाई करते हैं, बुनाई करते हैं और रंगाई करते हैं, उसकी छपाई करते हैं, ये सब क्या है, ये सब आपकी मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोसेस है। और फिर जिस कमीज को आप पहनते हैं वो क्या है, वो निर्गत है यानी उत्पादन है, वो प्रोडक्शन है। अब जब उद्योग केंद्रित होंगे तो एक औद्योगिक प्रदेश का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप करने को कहा गया है कि चमड़े के जूते के बारे में पता कीजिए कि इसका इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस और प्रोडक्शन कैसे होता है। तो अब औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थापित हो जाते हैं और वे अपनी निकटता का लाभ जो है आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों समीप और इनके विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट अवस्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको विश्व का जो मैप है वो दिखाया गया है। इसमें आपको वैंकूवर सिटी, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, सैन डिएगो, जुआना, मेक्सिको सिटी, ये सब उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र हैं। इसी तरह से यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका देख लीजिए,
ये आपके अफ्रीका है, यहाँ पे ये यूरोप है और ये आपका एशिया है। यहाँ पे सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया गया है। देखिए इस मैप में आप लोग भारत के प्रमुख जो क्षेत्र हैं, मुंबई, चेन्नई, गंगा की घाटी, ये देख सकते हैं। इसी तरह से आप ऑस्ट्रेलिया का देखिए, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, ये सारे शहर फेमस हैं। यहाँ पे आपको भारत के औद्योगिक प्रदेशों के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर का औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, मेरठ, दिल्ली औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। अब जो ये औद्योगिक प्रदेश हैं, इनमें कई बार औद्योगिक विपदा का सामना भी हमें करना पड़ा है, जिसमें भारत में हुई सबसे बड़ी औद्योगिक विपदा है जो भोपाल गैस त्रासदी है। और यहाँ पे उसी का वर्गीकरण आपको दिया गया है और इससे अनगिनत बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको बहुत डिटेल में याद रखना है। तो उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। तो ये क्या, या तो आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो विफल हो जाए, फेल हो जाए, या फिर जो आपके संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं उनका उपयोग ढंग से ना किया जाए। इसी क्रम में भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात के 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे बड़ी त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। इसको हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना है, ध्यान रखना है, ये एक टेक्नोलॉजिकल दुर्घटना है, जिसमें कि यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रिया उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली गैस, कौन सी गैस थी, ये थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसको याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था, जिसमें कि अगर हम सरकारी सूचना की माने 1989 में जो इन्होंने दी थी, इसमें 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। और जो लोग बच भी गए वो भी बहुत सारी बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्र शोथ विकृतियों आदि से पीड़ित हो गए थे। यहाँ पे आपको यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भी दिखाई गई है। किसमें हुई थी ये घटना, ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी, तो यह आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे 23 दिसंबर, यहाँ पे चीन का भी एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 23 दिसंबर 2005 को चीन के गायोकायो चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद भाग न सकने के कारण मर गए थे। जो समय पर भाग पाए उनकी आंखों, त्वचा और फेफड़े जो है वो गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो ये घटना भी आपको याद रखनी है 23 दिसंबर 2005 की। जबकि 3 दिसंबर 1984 की घटना आपने ध्यान रखी है और उसके आंकड़े सरकार ने पब्लिश किए थे 1989 में। अब इन जोखिमों को कम करने के क्या उपाय हैं? अगर हम इस तरह के औद्योगिक प्रदेश डेवलप कर रहे हैं और वहाँ पे जो जोखिम उत्पन्न होगा उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? तो घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। अगर उनको इस चीज़ का ज्ञान होगा तो उनको बचने में ज़्यादा मदद मिलेगी। आग की चेतावनी, अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत करना चाहिए। विषैले पदार्थों का भंडारण की क्षमता की सीमा होनी चाहिए, एक लिमिट तक ही आप इनको भंडारित कर पाएँ। उद्योगों के प्रदूषण नियंत्रण के उन्नत उपायों को किया जाना चाहिए। अब प्रमुख उद्योगों का जो वितरण है, तो यहाँ पे देखिए आपसे एक चीज़ बताई गई है, इसके बारे में भी पूछा गया है सीटेट में कि उभरते हुए उद्योगों को हम सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। ये चीज़ आपको 5 एग्जाम्पल याद रखने हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग। अब विश्व के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो कि एक सनराइज उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी एक सनराइज उद्योग है। वे देश जिनमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जर्मनी, USA, चाइना,
जापान और रशिया है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिणी कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है, ये भी आपको याद रखना है। और सूचना जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, इसके मुख्य जो केंद्र हैं वो है मध्यवर्ती कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी और भारत की सिलिकॉन घाटी, जिसको हम कहते हैं बेंगलुरु प्रदेश। अब यहाँ पे आपको लौह इस्पात उद्योग के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो क्या है, पहले यहाँ पे देख लीजिए। प्रोसेस होता है परगलन, जिसमें क्या होता है कि धातुओं को उसके एस्को द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, यानी उनको छाना जाता है। अब अन्य उद्योगों की तरह लौह इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और जो प्रोडक्शन है वो शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योगों के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान, अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित होते हैं। लौह अयस्क के इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। पहले चरण में क्या होता है कि कच्चे माल को भट्टी में झोंका जाता है, फिर इसको प्रगलित किया जाता है। आपने प्रगलन की प्रक्रिया देख ली है। फिर यह परिशोधित होता है और जो प्राप्त उत्पाद होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो इस्पात होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है, इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातु की थोड़ी थोड़ी सी मात्रा इस्पात में मिलाकर इसकी अन्य मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे इसका प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरह से लौह अयस्क, चूना पत्थर और कोक इसमें डाला जाता है और ये भट्टी झोंका है जहाँ से गर्म वायु ऊपर प्रवाहित होती है और लोहा जो है प्रगलित नीचे आ जाता है और धातुमल एक तरफ निकल जाता है। तो इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। ये लाइन आपको याद रखनी है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं वो या तो लोहा इस्पात से बनी है या फिर इससे निर्मित औजारों और मशीनों से बनी हुई है। आपके पौध, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो अधिकांश इस्पात से ही बने होते हैं। आपकी सेफ्टी पिन, सुइयाँ, ये भी इस्पात से ही बनते हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से भेदित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से ही तेल प्रवाहित किया जाता है। खनिजों के खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के प्राय उपकरण जो है वो भी इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा भी इस्पात से बनाया जाता है। और 1800 के पूर्व जो इस्पात उद्योग वहाँ स्थित है जहाँ पे कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से मिल जाए। अब यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं कि 1800 से पूर्व कैसी थी और 1850 से 1950 तक कैसी अब स्थिति हो गई थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि और विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ये लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। अब जहाँ पे आयात होके, इम्पोर्ट होके लौह अयस्क आया है, वहीं पे उद्योग होगा तो साथ साथ वहीं पे इसको मैन्युफैक्चर कर दिया जाएगा। भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सबसे महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र भारत में भिलाई, दुर्गापुर, बाणपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं, जो 4 राज्यों में फैले हुए हैं। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। आपको पता लगाना है कि कौन सा किस राज्य में है। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और सलेम तमिलनाडु के अन्य इस्पात केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे भारत का स्वतंत्रता से पूर्व का एकमात्र जो इस्पात केंद्र था उसके बारे में बताया गया है, जो बाद में जमशेदपुर के नाम से डेवलप हुआ है। तो 1947 से पूर्व भारत में एक ही कंपनी थी, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी। ये निजी स्वामित्व में थी और फिर बाद में सरकार ने जो है इसके उत्पादन का अपने हाथों में स्वामित्व ले लिया था। अब ये डेवलप कब हुई थी? ये डेवलप हुई थी आपकी 1907 में टिस्को की शुरुआत हुई थी। और कहाँ पे? झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरखई नदियों के संगम के समीप साकची में। ये सीटेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है।
ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। और यहाँ पे आपको बताया भी गया है, देखिए इसके उत्तर में डलमा पहाड़ी है, फिर डिमना झील है, यहाँ पे सोनारी है, ये खारकई नदी है, ये इसका गोल्फ कोर्स है और ये टाटा के इस्पात का कार्य यहाँ पर होता है। अब साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। एक तो यहाँ पे जो रेलगाड़ी थी, जो रेल मार्ग था वो पास में ही था। कहाँ पे? बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से ये मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। दूसरा, इस स्थान पे लौह अयस्क, कोयला और मैगजीन निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता भी यहाँ से निकट था, जहाँ पे बड़ा बाजार है और कोलकाता एक जो है आपको पता है पोर्ट भी है। तो टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला मिलता है, ये याद रखना है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। और खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त होता है। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद अनेक औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए, जिनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तारों का उत्पादन किया जाता है। अब भारत में जो लौह इस्पात उद्योग है वो त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ है। कब से? ये हुआ है आपका सेकेंड पंचवर्षीय योजना से। भारतीय उद्योग लगभग सभी क्षेत्र अधिकांश अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर है। यानी कि भारत में जितने भी उद्योग डेवलप हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए कच्चे माल के रूप में लौह इस्पात उद्योग की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। भारत लौह इस्पात उद्योग में वृहत समकालित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप इम्पोर्टेंटली देख लीजिए कि उत्तरी अमेरिका में स्थित देश है आपका यूएसए, जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, उसके और कनाडा के बॉर्डर पे 5 ग्रेट लेक्स होती हैं, जिनको हम 5 फिंगर लेक के नाम से भी जान सकते हैं। आप इनको एक निमोनिक HOMES के नाम से, होम्स के नाम से याद रख सकते हैं, जिसमें कि इनके नाम है सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी। इनमें जो सुपीरियर है ये विश्व की सबसे बड़ी जो है झील है। कैसी? ये शुद्ध पानी की, जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये है सुपीरियर झील विश्व की। और ये क्या है? ये उच्च उर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है पीटर्सबर्ग। तो पीटर्सबर्ग यूएसए का एक इस्पात नगर है और जहाँ पर कोयला उपलब्ध है। और जबकि यहाँ पे जो लौह अयस्क है वो मिनेसोटा की खानों से प्राप्त किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है मिनेसोटा खाने कहाँ पे हैं? ये यूएसए में है, जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पे जो इनके बीच में नौ परिवहन के माध्यम से यहाँ तक लाया जाता है, और ये किसके माध्यम से? ग्रेट लेक्स जलमार्ग के माध्यम से आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एलेगनी नदियों में पर्याप्त जल होता है, जिससे कि ये उद्योग डेवलप हो पाया है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला, एल्गनी नदी की घाटियों में और पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत जो इस्पात है वो स्थल और जल मार्ग दोनों द्वारा बाजार में यहाँ से भेजा जाता है। तो पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त अन्य भी कई कारखाने हैं, और ये रेल, पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भरने हैं, ये काम आप खुद से करेंगे, क्योंकि चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग इसका अंतिम चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो वानी कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और अगर इसके साथ ही आपका होमवर्क वही रहने वाला है कि चैप्टर की समरी को देखने के बाद और PDF से रीड करके आप पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर से 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड निकालेंगे। यही आपका होमवर्क है। इससे आपकी इफिशियंसी आती है, आपको पता चलता है कि CTET किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।